ज़र की रसद के ज़राए देखते हैं कि ज़र की रसद से मुराद ज़र की वो तमाम इक़साम है या ज़र की वो तमाम मिक़दार है जो किसी भी इकॉनमी में मौजूद होती है। आमतौर पर ये करेंसी नोट उनकी शक्ल में होती है, धातु सिक्कों की शक्ल में मौजूद होती है। ये एतबारी ज़र जो इकॉनमी में सर्कुलेट कर रहा है उसकी शक्ल में मौजूद होती है। तो इन तमाम सबको मिला के धातु सिक्के हैं, करेंसी नोट हैं और एतबारी ज़र जो कि इकॉनमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, इन सब के मजमूए को ज़र की रसद कहते हैं। तो इकॉनमी में जिस कदर ज़्यादा ज़र की जो है गर्दिश होगी, इकॉनमी में ज़र की रसद भी उसी कदर ज़्यादा होती है। इसकी जो है देख लेते हैं कि ज़र की रसद के ज़राए कौन कौन से हैं, कैसे जो है ज़र इकॉनमी में सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है। सबसे पहले है इनफरादी बचतें। इनफरादी बचतों से मुराद वो बचतें हैं जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च नहीं करते बल्कि बचा लेते हैं, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो सेव कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनफरादी बचतें। जो हम लोग करते हैं, घरों में बचा के रख लेते हैं या बैंकों में जमा करवा लेते हैं। अगर वो रकम बैंकों में जमा करवा ली जाए तो बैंक ज़ाहिर बात है उन बचतों को आगे कर्ज़े के तौर पर जारी कर देते हैं। जब कर्ज़ा जारी किया जाता है तो वही रकम जो है वो फिर गर्दिश में आ जाती है। तो इस तरह जो है ज़र की रसद में इजाफ़ा होता है। अभी जो इनफरादी बचतें हैं ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, बचत करने की क़ुव्वत है और बचत करने का इरादा। अगर इरादा हो, विल हो, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो सेव करे तभी बचतें हो सकती हैं। अगर कोई शख्स बचतें नहीं करना चाहता है, सेविंग नहीं करना चाहता है तो सेविंग नहीं हो सकती है। अगर कोई शख्स फ्यूचर पे नज़र रखता है तो उसे फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है तभी वो सेविंग करेगा। दूसरा है बचत करने की क़ुव्वत। बचतें तभी हो सकती हैं जब एक शख्स की इनकम इतनी हो कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरी कर ले और उसके पास उसके बाद जो है कुछ ना कुछ रकम जो है वो बच जाए। अगर उसकी आमदनियाँ इतनी कम है कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके लिए फिर सेविंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो एक इनफरादी बचतों के लिए इरादा और क़ुव्वत दोनों का होना ज़रूरी है। कारोबारी बचतें, कारोबार जो है उनको जितना भी मुनाफा होता है वो सारा का सारा जो है वो अपने शेयर होल्डर हैं या जो उसके पार्टनर्स हैं उनमें तकसीम नहीं करते बल्कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है बचा के रख लेते हैं। तो वो जो हिस्सा प्रॉफिट का बचा लिया जाता है उसे क्या कहेंगे, कारोबारी बचतें। अब ये बचतें इसलिए की जाती हैं ताकि उसको मज़ीद जो कारोबार में इन्वेस्ट करके जो है कारोबार को फैलाया जा सके। तो इस तरह जो ज़ेरे गर्दिश रुपया पैसा है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। सरकारी बचतें, आपको पता है हुकूमत हर साल जो अपना बजट बनाती है उसको पार्लियामेंट में पेश करती है जिसमें बताया जाता है कि आइंदा साल जो है आमदनी के ज़राए क्या क्या होंगे और अखराजात कौन कौन से हैं। अगर आमदनी जो है वो हुकूमत की ज़्यादा और अखराजात कम हो तो उसे फाजल या सरप्लस बजट कहते हैं। फाजल एक्स्ट्रा मतलब इसमें इनकम क्या है, गवर्नमेंट की ज़्यादा है और जो अखराजात हैं वो कम है। हुकूमत की आमदनी के बेसिकली जो 3 ज़राए होते हैं, टैक्सेस है जो हुकूमत इकट्ठा करती है, इसके अलावा हुकूमत जो कर्ज़ों की सूरत में हासिल करती है, अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़े लेती है। इसके अलावा अगर हुकूमत की अपनी कोई जायदाद है या हुकूमती जो इदारे हैं वहाँ से जो है हासिल होने वाले मुनाफा जाते हैं, फ़ीसें वगैरह हैं, तो ये भी जो है हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनती है। आम तौर पर जो है सरकारी बचतें कम ही देखने में आती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं वो आम तौर पर डेफिसिट ही होते हैं, मतलब कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू क्या होती है, कम होती है। बहरहाल सरकारी बचतों की बात करते हैं, जब भी हुकूमत की आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम होंगे तो सरकारी बचतें जो है वो फिर वजूद में आती हैं। बैंक क्रेडिट भी जो है ज़र की रसद का एक अहम ज़रिया है। वो लोग जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रुपया पैसा मौजूद नहीं है तो बैंकों से जो कर्ज़े हासिल कर सकते हैं। बैंकों के पास जो भी लोग अमानतें जमा करवाते हैं बैंक उनका ख़ास परसेंटेज जो है अपने पास महफूज ज़र के तौर पर रखता है और बाकी का जो रुपया पैसा है वो गर्दिश में डाल देता है, लोगों को कर्ज़े देता है। जिस तरह इससे क्या होता है, ज़र की तख्लीक होती है। अब जिन लोगों को वो कर्ज़े देता है वो भी इन रिटर्न जो है किसी और को
क्या कहते हैं किसी और से चीज़ें खरीदते हैं और बदले में वो रकम जो है दोबारा आके बैंक में जमा हो जाती है। तो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है ज़र की तख्लीक का। इसको जो है हम बैंक वाले जो चैप्टर है, आई थिंक 3rd चैप्टर है, उसको इस जो है टॉपिक को हम वहाँ जो है वजाहत से पढ़ेंगे ज़र एतबार की तख्लीक को। लेकिन बैंक जो है वो क्रेडिट फराहम करने का एक अहम ज़रिया है जिससे ज़र की रसद में इजाफा होता है। इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, बीमा कंपनियां जो लोगों की ज़िंदगी है, जान माल है, जायदाद वगैरह है, उसका बीमा करती हैं, इंश्योरेंस करती हैं और बदले में उनसे एनुअली या सेमी एनुअली जो है प्रीमियम वसूल करती हैं। प्रीमियम की रकम जमा करवाई जाती है। जो लोग भी इंश्योरेंस करवाते हैं वो उस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। अब जो कंपनियां हैं वो इस रकम को मज़ीद जो है आगे सरमायाकारी में लगा देती हैं जिससे ज़ेर गर्दिश जो ज़र की रसद है उसमें इजाफा होता है। इस तरह ज़र की रसद जो है वो बढ़ती है। उसके बाद है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। इसको पहले भी हमने पढ़ा। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो हिस्से हैं, बॉन्ड्स हैं, तमस्कात हैं, उनकी जो है ख़रीदो फ़रोख्त होती है। मुश्तरका सरमाए की कंपनियां जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। मैंने आपको बताया था मुश्तरका सरमाए की कंपनी में बेशुमार लोगों का जो है वो हिस्सा होता है। अब हर हिस्से को जो है छोटे छोटे हिस्सेदार, हर हिस्से को जो है वो हिस्सेस कहते हैं। ठीक है, मसलन एक कंपनी है, उसके पास टोटल जो है 10 लाख का सरमाया है। अब वो अपने 10 लाख को जो है वो 1 लाख के जो है यूनिट उसमें क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो हर एक यूनिट की कीमत क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इस तरह जो है कंपनी 10 हो जाएगी। तो इस तरह उसको फिर वो जो शेयर्स हैं उनको फिर बाकायदा जो है स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर उनका लेन देन होता है। जिनके पास रकम होती है वहाँ से जाके जो है शेयर्स खरीद सकते हैं और जिनके पास जिनको रकम की ज़रूरत है वो वहाँ जाके शेयर्स जो है वो अपने फ़रोख्त भी कर सकते हैं किसी भी टाइम में। आम तौर पर जो आम इंडिविजुअल होते हैं उनको वहाँ पे जाके डायरेक्टली सरमायाकारी की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे एजेंट्स बैठे होते हैं, ब्रोकर्स कहते हैं जिनको, और आमतौर पर बैंकों के ही नुमाइंदे होते हैं जिनकी मदद से जो है शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट से ख़रीदे जा सकते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, ये भी ज़र की रसद का अहम ज़रिया है। ये जो है ज़र को सप्लाई करने का अहम ज़रिया है क्योंकि जिनके पास शेयर्स मौजूद हैं वो वहाँ पे जाकर उनको आसानी से सेल कर सकते हैं। इस तरह ज़ेर गर्दिश जो ज़र की रसद है उसमें इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम ज़र की तलब के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने ज़र की रसद के बारे में पढ़ा कि ज़र की रसद के ज़राए कौन कौन से हैं। हमने देखा इनफरादी बचते हैं, कारोबारी बचते हैं, गवर्नमेंट की जो सेविंग्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, ये सारे के सारे जो है ज़र की रसद के अहम ज़राए। अब जो आज हम ज़र की तलब के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में बच्चे हमने एक थ्योरी जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या नकदियत की जो है तरजीह का नज़रिया J.M. कीन्स ने पेश की थी, जिसने कुछ मुहर्रकात बताए थे कि किन वजूहात की बिना पे ज़र को जो है वो डिमांड करते हैं। लोग क्यों जो है ज़र नकद जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज़र की तलब कहते हैं। ज़र की तलब के जो है कुछ मुहर्रकात हैं। पहले जो है वो मामूलाती तलब है, मामूलाती मुहर्रकात हैं। सबसे पहले घरेलू मकासद की खातिर लोग जो है घरेलू मकासद, घरेलू ज़रूरियात जो है जैसे खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, क्या कहते हैं, तालीम के अखराजात हैं, बीमारियों के अखराजात हैं, इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। ये ज़रूरी जो अखराजात हैं डेली के, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए जो है ज़र नकद अपने पास रखते हैं। अब देखें, आपको पता है उम्र घरों में जितने भी कुछ पैसे होते हैं तो वो बैंक्स में रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रकूम जो है वो घरों में नकद की हालत में लाजमी मौजूद होती है ताकि जो डेली के जो अखराजात हैं उनको आसानी से पूरा किया जा सके। तो ये जो डिमांड है ज़र की, ये इनकम पे डिपेंड करती है। अगर किसी शख्स की आमदनी ज़्यादा होगी तो ज़र की तलब भी ज़्यादा होगी। कारोबारी ज़रूरियात की खातिर कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो भी जो है ज़र डिमांड किया जाता है। जैसे कारोबार के डेली के खर्चे हैं, मज़दूरों को मजदूरी देनी है, इस तरह पैटी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे स्टेशनरी के अखराजात हो गए, डेली के अगर कोई
वहाँ पे चाय है उनको मंगवा के दे रहे हैं, वो अखराजात हो गए। तो जो डेली के रूटीन के जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए जो है कैश की सूरत में कुछ ना कुछ रकूम जो है वो बैंक में रखी जाती हैं। तो कारोबारी ज़रूरियात की खातिर जो है वो ज़र को तलब किया जाता है, और ये भी जो है इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम ज़्यादा होगी बिज़नेस की तो ये डिमांड भी ज़्यादा होगी। मुहर्रक पेशबंदी प्रिकॉशनरी मोटिव, अक्सर लोग जो है वो फ्यूचर पे भी नज़र रखते हैं, सेविंग करते हैं या कुछ रकूम अपने पास बचा के रखते हैं ताकि फ़्यूचर में खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा पेश आता है, कोई बीमारी ही जो है घर में आ जाती है, तो इस तरह के जो एमरजेंसी केसेस हैं, हादसात हैं, उनसे निपटने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ ज़र मौजूद हो। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो रकम बचाई जाती है, शादी ब्याह के लिए रकम जो अपने पास बचाई जाती हैं, तो ये जो है ज़र की तलब, इसको हम मुहर्रक पेशबंदी कहते हैं, और ये भी इनकम का फंक्शन बनती है। इनकम ज़्यादा होगी तो ये मुहर्रक पेशबंदी के लिए ज़र की डिमांड जो है वो भी ज़्यादा होगी। अब ये जो तीनों मकासद हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए तो ये जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होगा इनकम ज़र की जो मामलाती तलब है उसमें भी इजाफा होगा। ठीक है, बुक में इसको LT से जो है वो ज़ाहिर किया गया है, लिक्विडिटी डिमांड जो है। उसके बाद है सट्टाबाजी। पहले भी हम इस टर्म को पढ़ चुके हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाना जो है सट्टाबाजी कहलाता है। सट्टाबाज जो है वो कीमतों पे नज़र रखते हैं, वो अपने पास ज़र नकद रखते हैं। अगर उनको लगता है कोई सी शय की कीमत जो है वो बढ़ रही है तो उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं उस चीज़ को सेल कर लेते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की कीमतें कम हो रही हैं तो वो उसको भी उसको ख़रीदेंगे वो फ्यूचर में, लेकिन आज ही उसको क्या कर देंगे, वो सेल कर देंगे। मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट वो आज कर लेंगे कि मैं आपको ये चीज़ जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपये की है, मैं आपको 20 रुपये की इतनी चीज़ें जो वो 10 दिन बाद फ्राहम कर दूँगा। उसने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, अगले बंदे को नहीं पता कीमतें गिरने वाली हैं, लेकिन सट्टाबाज को मालूम है अब 10-20 दिन बाद कीमतें जब कम हो जाएंगी वो सट्टाबाज कहीं और से जाके सस्ती चीज़ें ख़रीद लेगा। फ़र्ज़ करें वो चीज़ 20 वाली 10 की होगी है और वो 10 की ख़रीदेगा, लेकिन पहले शख्स को वो कॉन्ट्रैक्ट में जो मौजूद रकम है उसके मुताबिक ही चीज़ें फ्राहम करेगा। तो इस तरह सट्टाबाज जो हैं वो कीमतों में उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाते हैं। आमतौर पर स्टॉक मार्केट में जो है ज़्यादा सट्टाबाज मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के हिस्से की जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, उनको लगता है अगर किसी ख़ास कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं तो उस कंपनी के जो वो शेयर जो है वो ख़रीद लेते हैं, और अगर किसी ख़ास कंपनी के शेयर की कीमतें कम होना शुरू होती हैं तो उसके सेल जो है वो फिर शेयर्स जो है वो फिर अभी जो है वो सेल कर लेंगे और फ्यूचर में जाके उसको परचेज़ कर लेंगे। अब ये जो सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब है ये शरह सूद का फंक्शन बनती है, ये शरह सूद पे डिपेंड करती है। अगर शरह सूद ज़्यादा होगी तो सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब जो है वो कम होती है, और अगर शरह सूद कम होगी तो सट्टाबाजी के लिए तलब ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है? अगर शरह सूद ज़्यादा है तो सट्टाबाज जो है कीमतों में फ़ायदा उठाने की बजाय बैंकों में रुपया पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता है, वो सूद के ज़रिए पैसा कमाता है। और अगर शरह सूद कम है तो फिर वो बैंकों में रुपया पैसा जो है जमा करवाने की बजाय अपने पास रखना पसंद करता है ताकि कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से जो वो फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, तो इसका जो खाता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि शरह सूद जब ज़्यादा है तो ये डिमांड कम होगी और शरह सूद कम होती जाएगी तो ज़र की जो तखमीनी तलब है उसमें क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। तो ये जो है दो महरक़ात हैं, मामलाती महरक़ात हैं, और ये सट्टाबाजी के लिए जो ज़र की तलब है, जो ज़र की मामलाती तलब है वो इनकम का फंक्शन बनती है, और सट्टाबाजी के लिए जो ज़र की तलब है वो शरह सूद का फंक्शन बनती है। तो ये वो मकासद हैं, ये वो महरक़ात हैं जिनकी वजह से ज़र की तलब की जाती है और लोग जो है वो ज़र को अपने पास रखना पसंद करते हैं। और ज़र की ये जो तलब है ये भी हमेशा स्टेबल नहीं रहती है, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि अगर जो है ज़र की लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, दौलत की तकसीम जो है वो चेंज हो जाती है, अमीर और गरीब का जो एक पैटर्न है या जो गैप है वो चेंज हो जाता है, तो फिर भी जो ज़र की तलब है वो तब्दील हो जाती है। आमदनियाँ बढ़ेंगी तो ज़र की तलब भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
इस तरह अगर जो आमदनियों की तकसीम है वो मुनसिफाना होती जाएगी तो फिर भी ज़र की तलब क्या हो जाएगी, उसमें इजाफा होगा। इसी तरह अशिया की जो कीमतें हैं, अगर मुल्क में अशिया की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, ज़र की कदर मतलब बढ़ रही है, तो लोग जो है फिर ज़र को अपने पास रखते हैं। इसी तरह जो है अशिया की तरफ जो है वो ज़र की तलब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह अगर अफराद ज़र का शिकार है तो फिर लोग फिर अपने पास रुपया पैसा ज़र की शक्ल में जो है नहीं रखते हैं, बल्कि उसको कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़र की रकम ज़र की सूरत में अपने पास रखेंगे तो फ्यूचर में इसकी जो वैल्यू है फिर वो कम हो जाएगी। इसी तरह शरह सूद, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि शरह सूद में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से भी ज़र की जो तलब है नकद सूरत में रखने की वो भी चेंज होती है। शरह सूद ज़्यादा होगी तो लोग फिर अपने पास कम जो है रुपया पैसा घरों में रखते हैं। फिर वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपना रुपया पैसा बैंकों के पास रखवा कर प्रॉफिट जो है वो कमा सके।